ओके, सो बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कल कर रहे थे। डाल्टन कौन थे? डाल्टन वाज बेसिकली अ साइंटिस्ट हु जस्ट गेव अ थियोरेटिकल वर्जन। ठीक है, अभी थियोरेटिकल वर्जन की जब हम बात करते हैं तो इस वर्जन में आपका कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है। मतलब डाल्टन ने जो भी बोला वो उनके खुद के एक्सपीरियंस पे बोला। ठीक है, उस टाइम पे भाई साहब बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बट उन्होंने एटलीस्ट इस बारे में सोचा कि यार इतने सारी चीजें हमारे आजू बाजू हैं, इनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, सबसे छोटा। मतलब किसी चीज को आप टुकड़े करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे ही। वो फाइनल स्टेज क्या होगा? सो ही नेम द फाइनल स्टेज एज एटम। तो इन्होंने जो एटम के बारे में थियरी दी है, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल थियरी, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशनल थियरी। तो उसमें कई सारे गलत चीजें थी। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते गए वैसे वैसे हमको मालूम चलता गया एटम्स के बारे में बहुत कुछ। ठीक है, तो उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, नील्स बोर की थियरी आई, अलग अलग। आप एक के दूसरा चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है, जिसमें आप पढ़ेंगे समझेंगे और जानेंगे कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब गलत है। ठीक है, तो एटम्स के बारे में जो भी आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। यू विल सी अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम हेंसफोर्थ। ठीक है, खैर, तो अभी हम यहाँ पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अभी भी कुछ हद तक सही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो खारिज हो गई हैं, बट टू सम एक्सटेंट इट इज स्टिल वैलिड। एंशिएंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulated that if we go on dividing matter, तो matter को हमारे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पदार्थ। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इसको अपन अगर डिवाइड करते रहेंगे तो महर्षि कन्नड़ ने बोला कि हम बहुत छोटे पार्टिकल्स को बेसिकली ट्रेस आउट कर सकते हैं। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो भाई साहब किसी चीज के टुकड़े करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, और वो जो स्टेज होता है वो एटम का स्टेज होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तू क्या है, तू सो रहा है, च्युइंगम चबा रहा है, क्या है? हाँ, साइंस तेरे को मजाक लग रहा है क्या? He named these particles परमाणु। ठीक है, तो पदार्थ से, ठीक है, ये हो गया आपका पदार्थ। पदार्थ के टुकड़े करते रहो तो लास्ट जो टुकड़ा बचेगा दैट इज नोन एज परमाणु, एंड दिस परमाणु इज ऑल्सो नोन एज एटम। ठीक है, अनदर इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, Katayana elaborated on the doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. Around the same era, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles which he named as atomos. ठीक है, इसी से आता है भाई साहब नेम एटम। ठीक है, सो ऑल दीज वेर बेसिकली फिलोसोफर्स। एंड अगेन अगर हम फिलोसोफर की बात करें, इनको हम प्रॉपर साइंटिस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, ये इनका अनुमान है। दे हैव जस्ट कि हाँ भाई साहब, हम किसी चीज को टुकड़े करते करते एक फाइनल स्टेज में तो पहुंचेंगे ना। वो जो फाइनल स्टेज हो जाएगा उसको हम परमाणु बोले या भाई साहब एटोमोस बोले, जो भी है। ठीक है, बट नन ऑफ द साइंटिस्ट एक्चुअली डिड इट। ठीक है, ओके, सो एटम बेसिकली कहां से आता है? जॉन डाल्टन की थ्योरी से आता है। एन इंग्लिशमैन बिगैन टीचिंग एट क्वेकर स्कूल व्हेन ही वाज 12. His fascination with science included an intense interest in meteorology. Meteorology मतलब आपका रॉक्स का स्टडी वगैरह। ठीक है, which led to an interest in the gases of the air and their ultimate components. तो डाल्टन की अगर आप थियरीज पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है जो गैसेस को लेकर है। लेकिन डाल्टन ने साथ ही साथ एटम पे भी एक थियरी दी। ठीक है, Dalton is best known for his atomic theory in which he postulated that the fundamental differences among atoms are their masses. ठीक है, तो हर चीज में मास में डिफरेंस है। जैसे एक एटम आयरन का और एक एटम लेड का या एक एटम कॉपर का, इन सब में मासेस में डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट। तो उन्होंने धीरे धीरे सारे एटम्स के रिलेटिव वेट्स निकालने लगे। ठीक है, जितने भी एटम्स वो डिस्कवर कर रहे थे उस टाइम पे। Although Democritus' idol was not accepted by many of his contemporaries, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल,
somehow it endured. Experimental evidence from early scientific investigations provided support for the notion of atomism. ठीक है, तो इसके पहले ना साइंटिफिक कम्युनिटी बड़ी अजीब सी थी। एक तो लोगों का रिलीजन पे बहुत ज्यादा भरोसा था, तो कोई भी कोई चीज प्रपोज करता था तो उसको दबा दिया जाता। जैसे अगर भाई साहब कोई अगर बोलने आए कि पृथ्वी गोल है, नहीं भाई साहब बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा डिबेट चलता था। तो साइंटिफिक कम्युनिटी उतना सपोर्टिव कम्युनिटी नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपस में बड़े झगड़े थे, क्योंकि हमारे पास कोई चीज का प्रूफ नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं ये, वो बोल रहा है वो भी हवे में बात कर रहा है, मैं भी हवे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपने तर्क रख रहा हूं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का काफी सारा टसल था, जिसके वजह से आपके साइंटिफिक जो डिस्कवरीज है वो काफी डिलेड हुई। ठीक है, द साइंटिफिक कम्युनिटी वाज नॉट वर्किंग इन वन यूनिक डायरेक्शन। और पहली बात, दूसरी बात तो ये थी कि भाई साहब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। आज की तारीख में भाई साहब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप किसी एटम को देख सकते हो उसके नीचे, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब एटम ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप हवे में बातें किए जा रहे हो। ठीक है, और आपके बातें करने का कोई तर्क है, दूसरे किसी के बात करने का कोई दूसरा तर्क है। जैसे अभी मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि यार ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते थे आज से 70,000 साल पहले, आप बोलोगे भाई साहब प्रूफ क्या है, तो इस टाइम पे प्रूफ ऐसा था। ठीक है, दिस इज हाउ द प्रूफ्स वेर। जस्ट वन मिनट। ठीक है, तो भाई देखो, जिस चीज का ना अपन प्रूफ नहीं दे सकते उसके लिए हम मनगढ़ंत बातें बना सकते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट ऐसी बातें बना रहे थे, तो काफी सारा भय था। ग्रेजुअली गेव राइज टू द मॉडर्न डेफिनेशन। तो इन 1808 जॉन डाल्टन, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो ये थियरी है, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरा लॉजिक है और ये थियरी है। ठीक है, इन्होंने हवा में बातें बंद करना बंद किया और पॉइंट वाइज थियरी दे दी, और ये थी एटॉमिक थियरी। लेकिन इस एटॉमिक थियरी के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। आपने जैसे पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने भाई साहब ऐसे बीम ऑफ अल्फा रे पार्टिकल्स डाला, तो उनका स्कैटरिंग हुआ, ये सब तमाम चीजें हुई। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के चलते जो उन्होंने डेफिनेशन दिया कि भाई साहब ये एटम होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, सो दैट मेक्स सेंस बिकॉज इट इज कंडक्टेड as a result of an experiment. Okay, that theory is a result of an experiment. However, Dalton's entire work didn't have any experimental value. Okay, Dalton's work marked the beginning of a modern era of chemistry. The hypothesis about the nature of matter on which Dalton's atomic theory is based, ठीक है, elements are composed of extremely small particles called atoms. ये तभी भी सही था और आज भी सही है। ठीक है, हालांकि इसका कोई प्रूफ डाल्टन सबमिट नहीं कर पाए, बट ही सेड दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सारे एलिमेंट्स एटम से बनते हैं, जो तभी भी सही था और आज भी सत्य है। आप अगर डाल्टन की थ्योरी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आज भी सत्य हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें खारिज हो चुकी हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब क्लोरीन एटम और ये दूसरा क्लोरीन एटम दोनों भी आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ब्रोमीन एटम और ये ब्रोमीन एटम, अगर एलिमेंट सेम है तो एटम्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगी। ठीक है, सो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल हैविंग द सेम साइज। इनका सेम साइज होता है, मास भी इनका सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होगी। ठीक है, सो ये आज भी सही है भाई साहब। द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। अभी अगर मैं बोलूं भाई साहब आयोडीन का एटम और ब्रोमीन का एटम, दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज थियरीज आर स्टिल वैलिड टुडे। ठीक है, compounds are composed of atoms of more than one element. If any compound, तो obviously देखो, जैसे अगर मैं बोलूं H2O, ठीक है, वाटर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के दो एटम्स है। जैसे मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूं अमोनिया, तो नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के तीन एटम्स। तो हर एक कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी टू ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इज ईदर एन इंटीजर और अ सिंपल फ्रैक्शन। देखो यहां पे जैसे रेशियो क्या है, n और ये H3 है, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1:3।
H2O, ये क्या हो जाएगा बोलो, 2:1। तो सिंपल नंबर का एक रेशियो है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। A chemical reaction involves only the separation, combination or rearrangement of atoms. It does not result in their creation or destruction. मतलब क्या है देखो, अगर मैं समझो बोलूं कि H2O है, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं, तो ये किसमें फॉर्म हो जाएगा, H2 गैस प्लस O2 गैस। क्या ये समझ में आ रहा है, H2 गैस और O2 गैस बनाएगा, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ है, H2 और ऑक्सीजन पहले कंबाइंड थे, अभी सेपरेट हो गए, ठीक है। सो यहां पे सेपरेशन हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, द एटम्स आर नाउ सेपरेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स व्हिच आर कंबाइंड टू फॉर्म वाटर आर नाउ सेपरेट, ठीक है। तो इसको अपन रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, सेपरेशन बोल सकते हैं। इट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन, हाइड्रोजन एटम ना ही क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रक्ट हुआ है, ऑक्सीजन एटम ना ही क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रक्ट हुआ है। क्या इतना समझ में आ रहा है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो नथिंग न्यू इज गेटिंग क्रिएटेड। भाई वाटर बना हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, आपने एक केमिकल प्रोसेस से इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो गए हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस बच्चा बाड़ी? ओके, limitations of Dalton's atomic theory. So according to Dalton's atomic theory, an atom is the ultimate discrete and indivisible particle of matter, ठीक है। तो ये अल्टीमेट है भाई साहब, इनडिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप बोलेंगे भाई साहब ऑक्सीजन, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने बोला नाइट्रोजन, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। आपने बोल दिया हाइड्रोजन, ये भी आपका इंडिविजिबल पार्टिकल हो गया। हीलियम, ये आपका इंडिविजिबल पार्टिकल हो गया। जिस चीज को आप फर्दर डिवाइड ना कर सके वो एटम है, और वो आज भी सत्य है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन। इसके पहले हमने क्या बात की, डाल्टन की वो थियरीज जो आज भी परफेक्टली वैसे ही सत्य हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द थियरीज ऑफ डाल्टन विच आर स्टिल ट्रू, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस, मतलब डाल्टन की वो थियरीज जो आज सत्य नहीं है, ठीक है। बिकॉज जब डाल्टन ने ये थियरी प्रपोज की तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हर एलिमेंट एटम से बना है और एटम इंडिविजिबल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आपके लिए चकनाकना मंगाया जाए भाई साहब, आई सावास ऐसे बैठे यार, बाप रे बाप, हाँ माहौल बन रहा है, बारिश हो रही है भाई साहब, है ना, हीट सॉल्व कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल। अभी यहां पे हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इंडिविजिबल है, डाल्टन बोल रहा है कि एटम इंडिविजिबल है, उसके टाइम पे उसने इतना ही जाना, ठीक है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो एटम के अंदर अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या आप उनको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब एटम तो डिविजिबल हो गया, ठीक है। सो हेंस इट इज कमिंग अंडर लिमिटेशंस। So yes, when Dalton said that atom is indivisible, to some extent it is correct. But now, today you know that atom is made up of electrons, protons and neutrons which can be pulled out. So atom को अपन divide कर सकते हैं, ठीक है। So इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई साहब, this is a limitation, ठीक है। तो ये, तो आपका लेट रिसर्चर्स प्रूव दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज नॉट होली करेक्ट। पूरा पूरा भाई साहब करेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना सोचा तो सही, और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने सोचा है, और उनकी सोच अभी भी बरकरार है। कुछ चीजों में चेंजेस आ गए हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस में चेंजेस। तो यही आपके लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब आज की तारीख में डाल्टन की थ्योरी कहां कहां फेल हो रही है, ठीक है। ओके, atoms of the same or different types have a strong tendency to combine together to form a new group of atoms. For example, hydrogen, nitrogen, oxygen gases exist in nature as a group of two atoms. For example, देखो आप ऑक्सीजन जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो, O2। इसका मतलब क्या है, हाँ, तो ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम इन्होंने बॉन्ड बना लिया और ये बन गया O2। आज जब हाइड्रोजन लिखते हो तो क्या लिखते हो, H2। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है बॉन्ड बनाकर क्या बना देना, H2, ठीक है। नाइट्रोजन जब आप लिखते हो तो N2 लिखते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बनकर क्या बन गया आपका, N2। हालांकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जो इंडिपेंडेंटली अकेले में एग्जिस्ट करते हैं,
जिनको खुद से बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पोटेशियम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एटम्स ऑफ, तो डाल्टन ने क्या बोला कि सारे एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा सारे में नहीं होता है, कुछ में बॉन्डिंग खुद से ही बन जाती है, ठीक है। सो एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इंडिकेट द स्मॉलेस्ट यूनिट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट एन एटम बट अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अभी आपका डाल्टन क्या बोल रहा है कि भाई साहब स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, वो है आपका एटम, है कि नहीं, ये डाल्टन ने बोला। लेकिन आज की तारीख में हमको देखने को मिल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे ये O2 है, ये एक एटम नहीं है बट अ ग्रुप ऑफ एटम्स है, दो एटम्स है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। आप ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में है, इट इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। इसी तरह से N2, इट इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। इसी तरह से हाइड्रोजन, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका लेट्स से, तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, देन वी हैव और क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ नहीं कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये टेंडेंसी है ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए इकलौता एटम ही होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये डाल्टन का पहला थियरी है या जो लिमिटेशन है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉट ओनली पॉसिबल फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड एटम बट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ एटम्स एज वेल, ठीक है। ओके, विद डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो डाल्टन ने क्या बोला था भाई साहब, एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये डिस्कवर हो गए भाई साहब, ठीक है। द एटम कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज इंडिविजिबल, तो अभी आप इसको इंडिविजिबल नहीं मान सकते, एटम को डिवाइड करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। सो एटम इज नाउ डिविजिबल, ठीक है। ओके, discovery of isotopes indicated that all atoms of the same element are not perfectly identical। डाल्टन ने क्या बोला भाई साहब, सारे एटम्स एक एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, ऑल एटम्स, ठीक है, ऑफ वन एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट के भाई साहब क्या होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एकदम हूबहू सेम इन टर्म्स ऑफ वेट, मास, जो भी है, ठीक है। अभी जैसे अगर आप देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35 और एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। क्लोरीन का एक और स्पीशी है जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन एटॉमिक वेट 37 है। तो इन दोनों में हम पर क्या बोलेंगे, दोनों भी क्लोरीन के स्पीशीज हैं, तो दीज आर नोन एज आइसोटोप्स, which are what are isotopes, atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers, atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ये हो गया भाई साहब प्रोटियम, ये हो गया भाई साहब ड्यूट्रियम, ये हो गया भाई साहब ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के तीन ऐसे स्पीशीज है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, प्रोटियम, जनरली हम इसको 1H1 ऐसे ही लिखते हैं। ये हो गया भाई साहब आपका ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम जनरली हम इसको भाई साहब ऐसे लिखते हैं टी, और ये हो गया भाई साहब आपका ट्राइटियम, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जनरली हम इसको भाई साहब ऐसे लिखते हैं ट्राइटियम, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, ठीक है, बट ये सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है, हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीजन में भी देख लो भाई साहब, जैसे कार्बन में देख लो, कार्बन में होता है 12C6 और 14C6। ये 12C6 तो हमारे नेचर में ही अवेलेबल है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। तो ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो गए, आइसोटोप्स। तो नाउ टिल नाउ डाल्टन सेड दैट all atoms of the same element are absolutely identical, वेट उनका सेम होगा, उनका जो सारी चीजें सेम ही होंगी, लेकिन हमने जब आइसोटोप्स डिस्कवर किया तो हमको दिख रहा है कि वेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स। तो एटम्स का आइसोटोप्स में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। दिस ऑल्सो इज एक्चुअली अ लिटिल अवे फ्रॉम डाल्टन्स थियरी। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया डाल्टन का, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। एटलीस्ट दे डिफर इन देयर मासेस, तो ये भाई साहब किस में डिफर होंगे, इन देयर मासेस। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
having different masses are known as isotopes. इसको लिख लीजिए भाई साहब, isotopes. Atoms of the same element having different masses are known as isotopes. ठीक है, डन है भाई साहब? ओके, नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन सब्सटेंसेस ऑल कंटेनिंग एटम्स ऑफ दिस। अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई साहब? अगर सेम एटम्स हैं तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सेम एटम्स होने के बाद भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, डायमंड और ग्राफाइट दोनों भी कार्बन से बने हुए हैं। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है भाई साहब? दैट वाज समथिंग व्हिच डाल्टन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। डाल्टन के पास ये चैलेंज नहीं आया, लेकिन डाल्टन ने जो थियरी दी थी उस थियरी से हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो शुड डिफर इन द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, चारकोल, ग्राफाइट एंड डायमंड आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स बट स्टिल देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, ओके, सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे, एट द सेंटर ऑफ ईच एटम इज अ न्यूक्लियस दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपने देखा भाई साहब, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये होता है सेंटर, यहाँ पे होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये हो गया भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर व्हाट? दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो एट द सेंटर ऑफ ईच एटम देयर इज अ न्यूक्लियस, इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग। ठीक है, ओके, the number of protons is called the atomic number। तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जैसे समझ लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का भाई साहब आपका एटॉमिक मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। सो व्हेन आई से दैट द सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको हम Z से लिखते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम इज 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 11। ठीक है, what will be the number of neutrons in sodium? So this will be 23 minus 11, that is how much? 12। क्या ये समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल ऑलवेज बी एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of the atom is called the mass number and is determined by the type of the atom and also the number of neutrons present. In many cases, different atoms of the same element have different numbers of neutrons in their nuclei. ठीक है, the number of neutrons in an atom of a specific number determines its mass number। ठीक है, चलिए ये तो वैसा आपका थियरी का है। तो लेट्स से अगर आप देखोगे किन किन चीजों से आपका तीन फंडामेंटल पार्टिकल है किसके? एटम्स के। तो किन किन चीजों से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बीटा पार्टिकल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, इट्स अ नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, ओके, फिर इसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका चार्ज क्या है? चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज अगर आप देखोगे तो क्या है? प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं 10th में। ठीक है, ओके, इसका मास कितना है ये भी आपको याद रखना है। देखो, जब आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारे कांस्टेंट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, जो भी है।
ये सब आपके पेपर में मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें आपके पेपर में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, और मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सब वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आपको याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज भी वही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इतना आपको याद रखना है। ये वाला वैल्यू भी आपको याद रखना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। ओके, ये आपका चार्ज टू मास रेशियो है, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बोलो, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज लिख लो भाई साहब यहाँ पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 और मास यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31, तो आपका ये चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मास कितना आ गया, अभी देखो प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻27, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो आप निकाल सकते हैं, नॉट something that you have to actually remember, ठीक है। ओके, हम जनरली एक प्रोटॉन की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो क्या बचा, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं हाइड्रोजन में, है कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम है 1 1, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर Z, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और एटॉमिक मास नंबर ये कितना है भाई साहब आपका 1, ठीक है। तो भाई साहब मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसके, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो गया आपका 1, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, कोई न्यूट्रॉन्स इसमें है नहीं। तो अगर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बचेगा क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इज व्हाट, प्रोटॉन को हम मान सकते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ प्रोटॉन। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई साहब आप बचा क्या, फिर प्रोटॉन ही तो बचा, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास है नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन अगर नहीं है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है अगर कोई हाइड्रोजन एटम लूज कर देता है, सो व्हाट इज लेफ्ट इज अ प्रोटॉन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली तो हाइड्रोजन एटम का अगर इकलौता इलेक्ट्रॉन चला गया तो व्हाट इज लेफ्ट इज अ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन को हम लोग क्या मान सकते हैं, हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। और एग्जैक्टली देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई साहब आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, मतलब H एटम which has lost its इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। ओके, न्यूट्रॉन क्या है भाई साहब, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज बेसिकली अ न्यूट्रल पार्टिकल, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। जैसे चार्ज में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का चार्ज क्या है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है 0, ठीक है, देयर इज नो चार्ज, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम मास है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो अब द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। हाँ, लेकिन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। सो अगर आप चार्ज टू मास देखें, अब चार्ज 0 है तो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज अपॉन मास में यहां पे आपने क्या किया है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये आ गया चार्ज टू मास रेशियो। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, तो चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। यहाँ पे भाई साहब चार्ज ही जीरो है, तो चार्ज अपॉन मास क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो दैट इज हाउ द एंटायर टेबल इज। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? So these are the three fundamental subatomic particles which are of utmost importance, and some specific properties are things which you have to remember. ठीक है, ओके। तो आपका देखो भाई साहब, जैसे हम देखेंगे मास नंबर, मास नंबर इज व्हाट, टोटल नंबर। तो जैसे अगर समझ लो किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये ए क्या है, ये ए है आपका मास नंबर। ये मास नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है, क्लियर है, ओके। एटॉमिक नंबर, ये जो Z है जिसको अपन इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, दैट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिखा है, बोलो, कोई बता सकता है? देखो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, व्हाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट मेंशन्ड हियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स लूज करते रहते हैं या गेन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर सम थिंग्स व्हिच आर ईदर लॉस्ट बाय द एटम और गेन बाय द एटम इन अ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है। एटॉमिक नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो जनरली न्यूक्लियस से नहीं निकलते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ neutral atom, the number of electrons in a neutral atom, number of protons or the number of electrons in a neutral atom। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so isotope, atoms of the given element which have the same atomic number but different mass numbers are known as isotopes। तो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 1 1 2 एंड 1 3, प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ऑक्सीजन O8 16 O18, ये भाई साहब आइसोटोप्स हो गए। यहाँ पे भाई साहब क्लोरीन का। तो मुझे बताओ आइसोटोप में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? हाँ, अच्छा, एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा है। तो एटॉमिक मास में किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? एटॉमिक मास दो चीजों से बनी हुई है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किस में? क्यों नहीं, प्रोटॉन्स में नहीं। देखो मुझे बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? नहीं, एक ही प्रोटॉन ना, जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। इसमें भी भाई साहब एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 1 माइनस 1 0, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 0। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1 1। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 1। तो देखो अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो इसका 0, इसका 1, इसका 2। तो इसका मतलब आइसोटोप्स में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे आएगा। आइसोटोप्स विल हैव अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इस पे आते हैं भाई साहब। यहां पे प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके 8 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 8 8। न्यूट्रॉन्स बताइए, न्यूट्रॉन्स यहां पे 16 माइनस 8 8, यहां पे 18 माइनस 8 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां पे आते हैं, देखिए यहां पे आप बताइए प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वही होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वही होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आपके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 35 माइनस 17 दैट इज 18, 37 माइनस 17 दैट इज 20। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आइसोटोप्स में आपका जनरल डिफरेंस कहां पे आएगा, आइसोटोप्स में अगर आप देखोगे, यस, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। लेकिन मास नंबर में क्या चीज डिफरेंट हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आइसोटोप क्या है, व्हाट इज एन आइसोटोप, फटाफट फटाफट
ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आइसो बार किसको बोलेंगे? आइसो बार, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, बार मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सेम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर। तो आप देखो यहां पे बहुत ध्यान से, आइसोटोप में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट था, आइसो बार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा, एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब तक सेम रहेगा, एटॉमिक मास नंबर में अगर डिफरेंस भी हुआ तो भी एटम सेम होंगे, एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग हो गया तो एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। ओके, सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो आपको आइसोबार में क्या दिया हुआ है, आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक नंबर है 18। यहां पे आपका पोटेशियम है, एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 19। कैल्शियम है, एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 20। So if you look into it, all of them have the same atomic mass. But this is argon, this is potassium, and this is calcium. And why are they different elements? Because they have different atomic numbers. जब भी आपके different atomic numbers होंगे, by default वो सबके सब अलग elements होंगे, by default वो सबके सब अलग elements होंगे, ठीक है। So what are isobars? Atoms of different elements having different same atomic mass numbers but different atomic numbers, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कार्बन, कार्बन का जो 14, जो ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसको अपन कार्बन डेटिंग मेथड से यूज करते हुए मतलब किसी फॉसिल फ्यूल का एज पता करते हैं या किसी फॉसिल का एज पता करते हैं, क्या तो ये हो गया आपका। नाइट्रोजन देखो भाई साहब 14 और ये 7, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, हालांकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली आइसोटोप्स, ठीक है। अभी अगर हम बेसिक डिजाइन पे आए, ठीक है, तो जैसे आर्गॉन का देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया 18, 40 है इसका एटॉमिक मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 40 माइनस 18, दैट इज 22। So inside the nucleus you will have 18 protons and 22 neutrons, and roaming outside the nucleus you will have 18 electrons. The number of protons and the number of electrons in a neutral atom are always going to be the same. So you have 18 protons, obviously you have 18 electrons, ठीक है। अभी हम इसमें आते हैं, देखो अगर अपन ने ले लिया भाई साहब कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है 20, so obviously 20 protons. Now since the atomic number is 20, it will have 20 protons. Since it has 20 protons, it will have 20 electrons. What will be the number of neutrons? The atomic mass number minus atomic number, that is 40 minus 20, that is going to give you 20 neutrons, ठीक है। So इसको लिख लीजिए, atoms of different elements with same number but different atomic number, they are known as isobars. atoms of the atoms of different elements having same atomic number but different mass numbers are known as isobars. ओके अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोटोन्स में। सो व्हाट आर आइसोटोन्स बच्चा बड़ी? आर एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इनका न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है। अभी जैसे अपन ने यहां पे उठाया मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास है 24 और जिसका एटॉमिक नंबर है 12, और हमने उठाया सोडियम जिसका एटॉमिक मास है 23 और एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। ओके भाई साहब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, न्यूट्रॉन्स बोलो कितने हो जाएंगे 24 माइनस 12, so that will be 24 minus 12, that is 12।
चलिए इस पे आते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब 11, प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11, तो ये हो गया 23 माइनस 11 12। ध्यान से देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। हालांकि दोनों चीजों में एटॉमिक मास में भी डिफरेंस है और एटॉमिक नंबर में भी डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके दोनों के सेम है। दीज आर नोन एज आइसोटोन्स, ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन उठा लो, ठीक है, कुछ डाउट है बता, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पे 19 और ये 9, 18 और ये 8, मुझे बताओ यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 9, इलेक्ट्रॉन्स 9, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 19 माइनस 9, सो 19 माइनस 9 इज हाउ मच 10। इसमें आते हैं भाई साहब प्रोटॉन्स कितने हैं भाई साहब, तो यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं, क्या ही जाता है 19, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखेंगे तो क्या होगा 18। एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब 8, प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 माइनस 8 दैट गिव्स यू 10। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10, ठीक है, यहाँ पे 9 और 9 एटॉमिक नंबर, सारी चीजें डिफरेंट है, देखो ऑल अदर थिंग्स आर डिफरेंट, atomic mass is different, atomic number is different, number of protons, number of electrons, everything else is different, but the number of neutrons are same. These kind of species are known as isotones. अगर हम इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं तो आप देखो भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर कितने होंगे 12 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, 12 प्रोटॉन, पता नहीं किसका सैंपल लिया है, खैर छोड़ो। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, इसको लिख लीजिए भाई साहब आइसोटोन्स, फटाफट आइसोटोन्स फटाक से लिख लीजिए भाई साहब जल्दी से। डन है भाई साहब, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो मतलब क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। चलिए अभी हम O2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, देखो O2 माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन का भाई साहब नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो ये होता है, तो अगर 2 माइनस लिख रहा हूं मैं तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो प्रोटॉन्स कितने होंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, अगर ऑक्सीजन के मत्थे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इसका मतलब अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, इसीलिए तो 2 नेगेटिव चार्ज हुआ। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 10, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस स्पीशी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। फ्लोरीन पे आते हैं, ध्यान दो, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इसका भाई साहब लेट्स से आपका ये एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है और फ्लोरीन नेगेटिव हो चुका है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9 प्लस 1, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, जरूर आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो कितने हो गए भाई साहब आपके 10, तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम प्लस, ध्यान दो, सोडियम प्लस, प्लस मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है और नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है। सोडियम प्लस मतलब कितना हो गया बोलो 2, 8 और ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे क्या हो जाएगा सोडियम प्लस, ठीक है, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो ये भी आपका कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम पे आते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम भाई साहब क्या है आपका, ठीक है, ये 24 है और ये 12 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12। अभी अगर आप Mg2+ बोल रहे हो तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स के जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है
इलेक्ट्रॉन्स के आने से नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपके 2+ है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो भाई साहब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, यहाँ कितना हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सारे स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इफ a particular set of species has the same number of electrons, we will call them as isoelectronic species। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो isoelectronic का मतलब समझ में आ रहा है, species, atoms, molecules और ions having same number of electrons are known as isoelectronic। Please make a note of this। ठीक है, आज की तारीख में ना जो भी चार्जेस हैं, कभी कभी देखो जैसे यहाँ पे तो एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंगल एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। कभी कभी कैसा होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे SO4 2- है, SO4 2- कैसे हुआ रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझ लो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, ये आयनाइज कर दिया आपने तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा Ca2+ एंड SO4 2- में। तो ये जो आयंस हुए इनमें भाई साहब 2- का चार्ज है, ये भाई साहब 2- का चार्ज, टेलेरियम ऑक्साइड 2- का चार्ज, तो ये आपके क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ठीक है। इसी तरह से ClO फॉर क्लोरेट आयन है, जैसे अगर आप देखोगे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसमें से भाई साहब ये सेपरेट आउट हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। वैसे ही ब्रोमेट, वैसे ही आयोडेट, इनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली मींस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। जैसे देखो यहाँ पे N2O है और CO2 है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, तो 3 हो गए भाई साहब, एटम्स की बात करूं अगर मैं, ठीक है। यहाँ पे बोलो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3 एटम्स हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन का भाई साहब होता है N, ये हो गया 7 और ये 14, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब 7, ठीक है। कितने एटम्स नाइट्रोजन के यहाँ पे 2, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14। ऑक्सीजन का भाई साहब कितने एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम का 8 इलेक्ट्रॉन और 2 नाइट्रोजन एटम्स के 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए बोलो, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए भाई साहब इधर हम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 22 इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, ऑक्सीजन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो 2 एटम्स में कितने हो जाएंगे, बोला बोला 16, है ना, ठीक है, ओके। लेट्स कम टू कार्बन, कार्बन भाई साहब बताइए 12 और ये हो गया 6, तो इसका मतलब एक एटम में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 16 विल गिव यू हाउ मच, 22। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब ऐसे स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, इनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोएस्टर्स, ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोएस्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं, क्यों, देखो यहाँ पे आपका N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, आपका भाई साहब नाइट्रस ऑक्साइड है ये, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 2 और 1 3, कार्बन डाइऑक्साइड 1 और 2 3, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कंडीशन हो गई जो फुलफिल हो रही है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2, तो 7 × 2 दैट इज 14, और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8,
तो 14 plus 8 that will be 22. So this species will have a total of 22 electrons in one of its molecules. ठीक है, अब इसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन का हमने देखा कि एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो एटम्स में कितने होंगे? 8 2 16। कार्बन पे आते हैं, कार्बन पर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रस ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी 3 एटम्स, इसके भी 3 एटम्स। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम इन स्पीशीज को क्या बोलेंगे? आइसोएस्टर्स। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट NO3 माइनस। ठीक है, अभी देखो यहां पे NO3 माइनस, N के पास कितने हैं? 7। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 3 इंटू 8 24। और क्योंकि यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 7 25 प्लस 7 हो गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने एटम्स हैं? 3 और 1 4। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब? 32। एटम्स कितने हो गए भाई साहब? 4। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स कम टू CO3 2 माइनस। ये CO3 2 माइनस होगा। CO3 2 माइनस कितने एटम्स हैं बताइए? 1 3 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास है 8, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 8 3 24। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 चार्ज है नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 24 प्लस 6 तो 32। ध्यान से देखो, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4। सो आर दीज आइसोएस्टर्स? यस दे आर। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं भाई साहब BO3। तो इसको भी अगर आप करके देखेंगे तो इसमें भी वैसा ही आएगा। तो अगर आपके किसी भी स्पीशीज में अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोएस्टर्स। ठीक है, क्लियर है? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोडायपर्स में। ठीक है, आइसोडायपर्स स्पीशीज हैविंग द सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अभी देखो जैसे आपका है 19 9F और 23 11 सोडियम, सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मुझे बताओ यहां पे आपके प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 9। और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 19 माइनस 9 दैट इज हाउ मच? 10, है ना? तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9, तो कितना आ गया आपका? 1। ठीक है, ओके, इसमें आते हैं भाई। प्रोटॉन्स बताओ कितने हो गए? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 23 माइनस 11 दैट विल बी 3 माइनस 1, और ये हो गया 2 माइनस 1 12। तो आपके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 11 देखो 1। तो यहां पे देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आया? 1। यहां पे भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आया? 1। इसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोडायपर्स, स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में अगर सेम डिफरेंस होगा, ऐसे स्पीशीज को अपन बोलते हैं आइसोडायपर्स। ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोडायपर्स। लेट्स लुक एट दिस स्पीशीज। तो यहां पे फास्फोरस 31 15 है, क्लोरीन 35 17 है। फटाफट से देखते हैं यहां पे आपका एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी, आपका प्रोटॉन्स कितने हैं? 15। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 15। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 31 माइनस 15 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया 1। ठीक है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 15 दैट इज 1। ठीक है, क्लोरीन पे आते हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 35 माइनस 17 दैट इज हाउ मच? 18। ठीक है, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 18 माइनस 17 दैट इज 1। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, सो दीज आर नोन एज आइसोडायपर्स।
please make a note of this. Species having same difference in the number of neutrons and protons or same number of excess neutron. एक्सेस न्यूट्रॉन मतलब इसको भी बोलते हैं हम, देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस न्यूट्रॉन. दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रॉन एक्सेस. ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए भाई साहब.